हमारे गेस्ट दोनों आ गए, प्रियव्रत शर्मा और राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रियव्रत जी, आप ही से जानना चाहता हूं कि क्या बजट ये आम आदमी के लिए कितना लाभदायक है आपके लिहाज से? सादर नमस्कार जी। प्रियव्रत जी, आप ये बजट जो अभी आज प्रस्तुत हुआ है, ये पूरी तरह से विकासोन्मुखी बजट है, रोजगारोन्मुखी बजट है। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण में पहले ही बताया गया था कि फिस्कल डेफिसिट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देकर खर्च को बढ़ाया जाए, क्योंकि यदि खर्च को बढ़ाया जाएगा और खर्च बढ़ेगा तो किसी आदमी की आय बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार ने बजट के ऊपर जो ध्यान दिया है, जो फोकस दिया है, वो काबिले तारीफ है। इससे पूरा कंट्री का, पूरे देश का विकास तो होगा ही, बल्कि आम आदमी को एक रोजगार की जो बहुत बड़ी समस्या थी उससे भी बड़ी निजात मिलेगी। रोजगार की बजट हम इसे कह सकते हैं। और बाकी इंफ्रा के अंदर जितना आज अनाउंसमेंट हुआ है, उसके अंदर हेल्थ सेक्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से रखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। आज हम देखते हैं कि अमेरिका में हेल्थ सेक्टर में जीडीपी का 17.7% जीडीपी पे खर्च होता है, यूरोप में 9.9% खर्च होता है, और चाइना में 6.6% ऑफ जीडीपी हेल्थ पे खर्चा होता है, जबकि हमारे देश में केवल 1.5% खर्चा होता है। तो जो अभी 137% का बढ़ावा इन्होंने दिया है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, वो बहुत जरूरी था। और ये हमारे आम आदमी, आम भारतीय के स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी कदम उठाया गया है। और पहला सुख निरोगी काया की परिकल्पना को साकार बनाने के लिए किया है, ये इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने जितने अनाउंसमेंट किए हैं, अर्बन वाटर के लिए जो 2,87,000 करोड़ का पैकेज दिया है, अनाउंसमेंट हुआ है। आज शहरों के अंदर पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे निजात मिलेगी। दूसरा, अभी 2,23,000 करोड़ रुपया हेल्थ सेक्टर पे जैसा डिस्कस हुआ, पीएलआई स्कीम के तहत 13 सेक्टर्स को 1,97,000 करोड़ रुपए के तहत रोजगार, इससे भी रोजगार में काफी वृद्धि होगी। अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी इसको टच किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जब आदमी शिक्षित होगा तो वो डेवलपमेंट अपने आप होगा। तो 15,000 आदर्श स्कूल की घोषणा की है माननीय वित्त मंत्री जी ने, और सैनिक स्कूल की घोषणा की है 100, जिससे कि फिटनेस इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, एकलव्य स्कूल की 750, सभी आदिवासी क्षेत्रों में 750 स्कूलों की घोषणा की है, जिससे कि आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार होगा। तो आम भारतीय यदि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो वो विकास की गति को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो बजट है विकासोन्मुखी है, रोजगारोन्मुखी है, और आम आदमी को सबल बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। जी, तो ये उम्मीद है कि आखिरकार आम आदमी के लिए ये हितकारी होगा, लाभदायक होगा। और जो कोरोना काल की वजह से और उससे पहले जिस तरह के आंकड़े थे, 3.9% जो ग्रोथ रेट थी, अब हम उससे ऊपर निकल पाएंगे। माइनस से ऊपर जाते हुए 11% तक ग्रोथ रेट की अपेक्षा की गई है। राजेंद्र आर्य साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं इस बजट को? हेमंत जी, ये पूरा आंकड़ों का मकड़जाल है। इसमें मतलब अगर यथार्थ में और धरातल पर अगर आप देखेंगे तो वो घोषणाएं कोई नई नहीं है। ये हर बार घोषणाएं करते हैं, लेकिन कोई घोषणा इनकी पूरी नहीं होती है। और अक्सर देखा गया है कि इनकी जो अब ये बता नहीं पाएंगे कि ये जो बजट ये प्रावधान किया है, ये पैसा आएगा कहाँ। इस बजट की एक हाईलाइट है कि ये विनिवेश जरूर करेंगे। अब विनिवेश करेंगे तो वही वाली बात होगी कि आपको अल्टीमेटली तो शरीर का एक अंग काट के दूसरे अंग को दे रहे हो, तो शरीर को क्या फायदा हो रहा है। तो मतलब आप विनिवेश कर रहे हो। बीपीसीएल जैसी कंपनी या एलआईसी जैसी जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो मतलब 49% जो उसका एफडीआई था, उसको आप 74% कर रहे हैं। और एलआईसी इस देश की मतलब कहते हैं ना जीवन रेखा है। लोगों के क्लेम सेटलमेंट की बात हो या चाहे कुछ भी बात हो। और इसके अलावा भी आप अगर देखेंगे पेट्रोलियम सेक्टर है, चाहे जितने भी सेक्टर्स हैं, इन्होंने मतलब उन सेक्टर्स को, बैंकिंग सेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो आज जब हमने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, आज ये निजीकरण कर रहे हैं। तो इस निजीकरण की जो बयार है उसमें अगर इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं तो एग्जीक्यूट, और सबसे बड़ी बात है कि राज्यों के लिए क्या है। मैं ये देखना चाहता हूं कि राज्यों के लिए यहां कुछ नहीं है। सिर्फ 4 राज्यों की बात की गई है कि साहब वेस्ट बंगाल, असम,
केरल और तमिलनाडु, इन चारों राज्यों में आने वाले समय में चुनाव है। तो इस चुनाव को देखते हुए अगर आप बजट बना रहे हो तो इससे ज्यादा इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मांग की थी कि भाई राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के ही जल शक्ति मंत्री हैं, राजस्थान से सांसद है, जोधपुर से सांसद है वो, और केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनसे जल जीवन मिशन के अंदर हमने कहा कि भाई 90-10 का रेशो रखा जाए। और चूंकि राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है और बहुत ही दूर दराज में और हमारी भौगोलिक विषमताएं हैं, उसके लिए हमने बराबर मांगा, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो हमारा मतलब 13 जिलों के लिए, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर जो ये है, उसको हमने राष्ट्रीय मतलब परियोजना का दर्जा देने की मांग की, उस पर कुछ बात नहीं हुई। फिर रतलाम डूंगरपुर जो परियोजना थी हमारी रेलवे की, जिसमें राज्य सरकार अपना 1200 करोड़ के हिस्से में से 600 करोड़ ऑलरेडी दे चुकी है, उस योजना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दूसरी बात मैं बताता हूं कि जो हमारा जैसलमेर कांडला पोर्ट था, ड्राई पोर्ट, उस पोर्ट पे आज तक काम नहीं, वसुंधरा जी के कार्यकाल में इसकी घोषणा हुई थी। लेकिन आप ये देखिए ना, राजस्थान के जो 25 सांसद हैं, उन्होंने राजस्थान के लिए कोई ऐसी चीज नहीं दी। और दूसरा, और माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की मुआवजा की बात है, उसको भी बढ़ाकर 2025 तक किया जाए, और जो हमारी जो कर्ज की है उसको भी जीडीपी के अनुसार संतुलित किया जाए। राज्यों के पास में इस वक्त कोरोना काल के अंदर उनकी आय के और राजस्व के साधन घट गए, तो राज्यों के पास में कुछ भी नहीं है। केंद्र कोई भी योजना राज्यों के बिना एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जब तक आप राज्यों को स्वायत्ता या उनको धन मुहैया नहीं करवाओगे सीधे राज्य सरकार के माध्यम से, या जो केंद्रीय सहायता से जो परियोजनाएं चलती है, जो पहले हमारे जो कांग्रेस के राज में आपको ज्यादा केंद्रीय सहायता मिलती थी, वो सहायता इन्होंने घटा दी मोदी जी ने आने के बाद में। तो ये 2014 के बाद में, फिर मैं आपको कृषि की बात बताता हूं। ये कहता है कि साहब कृषि की 1.5 गुना मतलब वो करने की बात कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कृषि की लागत 2014 के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जो डीजल है, डीजल पे 879% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, जिससे हमारा मतलब सारी महंगाई प्रभावित होती है। उसके अलावा जो हमारा कृषि की जो लागत है, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे डीजल जनसेट हो, उन सब के अंदर कृषि की लागत बढ़ती है। उसके साथ जो डीएपी है, खाद है, आपकी दूसरी भी जो चीजें होती है कृषि कार्यों के लिए, या कृषि जो यंत्र है उनके ऊपर केंद्र सरकार जबरदस्त जीएसटी लगाती है। तो इन सारी बातों के अंदर अगर हम देखेंगे तो पिछले 2014 के बाद में कृषि पे जबरदस्त लागत बढ़ी है। आय बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन आय तो बढ़ी नहीं, हाँ लागत कई गुना बढ़ गई। इस बात को इससे नकार नहीं सकते। और ये बजट पूरा का पूरा आंकड़ों का मकड़ जाल है। मुख्य मतलब इवन वित्त मंत्री से भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेंगे तो शायद वो जवाब नहीं दे पाए। अभी उन्होंने बजट पढ़ तो दिया, लेकिन उनको खुद भी कन्विंस नहीं होगी कि ये चीजें या ये बजट का जो प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो कोरोना काल के अंदर जो पैकेज दिया गया था, वो पैकेज क्या खर्च हुआ या नहीं हुआ, कम से कम इस बजट में उसकी बतानी चाहिए थी कि भाई राज्यों को क्या दिया गया, कैसे कैसे किया गया। तो ये सारी बातें पूरी की पूरी तरीके से जो आम आदमी की जी महंगाई को लेकर थी, या जो भी आपकी रोजगार को लेकर थी, रोजगार सर्जित नहीं हुए। 2014 के बाद आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, हम पिछले मतलब 45 साल में सब बेरोजगारी के दौर में पहुंच गए। हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ये बिल्कुल मतलब मुनाफे के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच रहे हैं। तो आप देखिए ना, इसमें सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार ने या जो हमारा बजट आया उस बजट में कुछ भी नहीं है। और रेलवे तो इन्होंने खत्म ही कर दिया एक तरीके से, कोरोना की आड़ में रेलवे को खत्म कर दिया। पहले रेल बजट खत्म किया, अब रेलवे को खत्म कर दिया। अब आप देखिए ना, ये कह रहे हैं कि साहब अब ये सारा का सारा जो ये बजट का जो मकड़जाल दिखा रहे हैं ना, ये निजीकरण के थ्रू ही सारा कुछ कर रहे हैं। एक तरफ आपकी ही मतलब राष्ट्रीय संपत्तियां बेचेंगे, फिर यही उन कॉर्पोरेट्स को देकर उनसे वो करेंगे। तो कॉर्पोरेट्स का इस देश के अंदर हम चाहते हैं कि साहब जो राष्ट्रीय संपत्तियां है वो इस देश की धरोहर है, उनका विनिवेश नहीं होना चाहिए। इस बजट की सबसे खराब बात मैं मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ विनिवेश के लक्ष्य से यह बजट बनाया गया कि सीधे सीधे वो सवाल पूछ रहे कि राजस्थान के लिए इस बजट में क्या है, जरा आप ये बताइए। 25 सांसद सर, राजेंद्र आर्या जी ने बोला कि राजस्थान के लिए क्या है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनाउंसमेंट हुए हैं, हेल्थ स्कीम के अनाउंसमेंट हुए हैं, तो क्या इस देश में राजस्थान नहीं है क्या? राजस्थान इस देश का एक स्टेट है जिसमें पूरे देश के लिए जो बजट होता है, तो वो राजस्थान में नहीं आएंगे क्या? जो स्कूलें खुलेंगी 15,000 आदर्श विद्यालय, क्या वो राजस्थान में नहीं खुलेंगी क्या?
क्या वो आदिवासी क्षेत्र में स्कूलें खुलने जा रही है, एकलव्य स्कूल, वो क्या राजस्थान में नहीं खुलेगी? जो स्टेट डेवलपमेंट, जो रोड डेवलपमेंट भारतमाला प्रोजेक्ट है, वो क्या राजस्थान से नहीं हो रहा है? यहाँ पे डेडिकेटेड इंफ्रा कॉरिडोर की बात की गई है, 263 किलोमीटर का पीपीपी मॉडल में, वो पूरा का पूरा 70% हिस्सा राजस्थान से जा रहा है। तो राजस्थान का डेवलपमेंट इस बजट के माध्यम से बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये राजस्थान भी इस प्रदेश का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि वो सभी पूरे देश के लिए, सभी स्टेट के लिए बनके बजट बना है। जो भी घोषणाएं है वो पूरे देश के लिए है और सभी राज्य इस देश के संघीय ढांचे के पार्ट है। तो मैं नहीं समझता कि राजस्थान के लिए अलग से कोई ये इनका सोचना और बजट में बोलना जरूरी हो, क्योंकि बजट में जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं, चाहे वो इंफ्रा के हो, चाहे वो हेल्थ केयर के हो, चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे वो किसान के लिए हो, सबके सब पूरे देश के लिए लागू है, जिसमें राजस्थान एक अभिन्न अंग है। लेकिन प्रियवर जी, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। युवाओं को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि बेरोजगारों के लिए इस बजट में क्या है? सर, बेरोजगारों के लिए जो आपने पूछा, तो आज भारत के अंदर 130 करोड़ की जनता है और ये बात बिल्कुल सत्य है कि दुनिया की आधे बच्चे इस देश के अंदर रहते हैं। हमारे पास युवा शक्ति का पूरा भंडार है, लेकिन पिछले 2014 तक की मैं बात करूं, पिछली सरकारों ने कभी भी युवा को मोबिलाइज नहीं किया, एक सही दिशा में उनको मार्गदर्शन नहीं दिया। आज मोदी जी सरकार के आने के बाद में स्किल डेवलपमेंट की बातें हुई, आत्मनिर्भर भारत की बातें हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया है। कोई नौकरी करना ही जरूरी नहीं होता युवाओं के लिए, युवा नौकरी देने वाले बने, ये सोच मोदी जी ने एक बनाई, क्योंकि एक राष्ट्रीय भाव युवाओं के अंदर जगाया। देखिए क्या होता है कि राष्ट्रीय भाव की क्यों था सबके अंदर, कहीं ना कहीं वो सुसुप्त अवस्था में था, लेकिन उसको जागृत अवस्था में अनुभूत हमने अब किया, अब 5-6 सालों में शुरू किया है। जब राष्ट्रीय भाव जागृत होता है तो हमारे अंदर एक देने का भाव भी जागृत होता है, एक जवाबदेहिता पैदा होती है, जवाबदेहिता के साथ साथ देने का भाव पैदा होती है। तो हम दाता बने, ना कि मांगने की बात करें। तो और जब देने का भाव पैदा होता है तो कर्मशील व्यक्ति 3000 जो करोड़ कमाने रुपया की एक पुरुषार्थ भी पैदा होता है। तो नहीं, आत्मनिर्भर बनाने की बात ऐसे है सर, आत्मनिर्भर के लिए अलग से 54,000 करोड़ का पैकेज दिया है। युवा आत्मनिर्भर बन गए, कोई डाटा है? हर आदमी को सर डेटा पूरे पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। काफी लोगों को आज की डेट में बैंकों से लोन मिल रहा है। एसएमई सेक्टर को बूस्ट किया गया है। एसएमई सेक्टर को, जो कोरोना काल की भी बात करें तो एसएमई सेक्टर का जो लोन आउटस्टैंडिंग था 28 फरवरी को, उसके ऊपर 20% का जो लोन दिया गया वो सभी यूनिट्स को मिला है। 2 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसके कारण एसएमई इंडस्ट्री रिवाइव की है और आज आंकड़े देख रहे हैं 1,20,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन ऐसे ही नहीं हुआ, वापस ग्रोथ अपनी पटरी पे आ रहा है, वापस देश की अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर आ रही है। और जो 1,20,000 करोड़ का एक जीएसटी कलेक्शन है वो इसका एक सही पॉजिटिव अपना एक क्राइटेरिया है कि भाई देश वापस वी शेप रिकवरी की तरफ जा रहा है। अब बात ये करें कि हम हर चीज में राजनीति करते रहे तो बात नहीं होगी। इस युवाओं को सही मार्गदर्शन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। युवाओं के अंदर एक जोश बढ़ने का काम किया है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलपमेंट करने का काम किया है। आदमी चाहे तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को ही नौकरी दे। हर 130 करोड़ की जनता में हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, हम भी जानते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन उन युवाओं को जोश को कैसे मोबिलाइज करना है, उनको कैसे देश के विकास का एक सहयोगी बनाना और पार्ट बनाना है, वो एक इम्पोर्टेंट है। वो एक अंदर से जो जोश था वो डेवलप हो चुका है युवाओं के अंदर। राजेंद्र आर्य साहब, एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ बढ़ रहा है। राजेंद्र जी, मैं इनको सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि भाई राज्यों के नाम लेके घोषणाएं नहीं की जा सकती। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने मतलब आप देखिए ना कि भाई आपने आसाम के लिए घोषणा करी, आपने केरल के लिए घोषणा करी, आपने तमिलनाडु के लिए घोषणा करी, आपने मतलब वेस्ट बंगाल के लिए घोषणा करी। तो ये सारी घोषणाएं, नासिक के लिए आपने घोषणाएं करी, तो फिर राजस्थान के लिए भी घोषणा कर देते। भाई आप ये देखिए ना, हमारा तो एक स्पष्ट आरोप है कि ये भेदभाव हो रहा है। और दूसरा, जैसा ये कह रहे हैं कि भाई चुनावी राज्यों को लेकर आप जो घोषणाएं कर रहे हो वो घोषणाएं बहुत ही दुखद है। और दूसरा, एमएसएमई जो सेक्टर है हमारा, जो कि सबसे आज जो हालात बन रहे हैं ना, वो एकाधिकार की बात की हो रही है। चाहे आप पेट्रोलियम सेक्टर में एकाधिकार की बात हो, और कृषि क्षेत्र में भी जो विनिवेश करके जो पैसा जुटाया जाएगा उसको कृषि क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र में आपको पता है कि जो काले कानून है। शर्मा जी और राजेंद्र जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।